मेरा नाम ज़ुहैब शाहिद है और मैं नूर फातिमा मेडिकल कॉलेज के अंदर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब शाहिद है और मैं ज़ुहानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर है। हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, इतना स्मॉल कि जो आम आँख से नज़र ना आए, और बायोलॉजिया मीन जो होता है वो स्टडी ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया था कि उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जो हमें आम आँख से नज़र ना आए। तो जिस तरह हर चीज़ की एक ब्रॉड टर्म होती है और एक स्पेसिफिक टर्म होती है, तो ब्रॉड टर्म तो माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफाई करें तो हम पूरी इन्वायरमेंट को डिवाइड करते हैं, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर। तो उसमें वाटर की अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल के अलग हैं और एयर के अलग हैं। तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की स्टडी करना। ठीक है, आपको पता है कि वाटर जो है वो इस पूरी दुनिया के अंदर 97% है। ठीक है, बाकी 3% जो है वो लैंड है, और उस 3% में भी 1 and 1.5% जो है वो ऐसी है ज़मीन की जो बिल्कुल जमी हुई हालत में है, जो आइस की हालत में है, वहाँ पे भी लाइफ सस्टेन नहीं करती। ठीक है, तो जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की और इंसानों की जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा होता है, नॉर्मल इन्वायरमेंट मिल रही होती है, नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही होती है। आपने ये पढ़ा होगा कि जिस तरह हम ज़्यादा एल्टीट्यूड पर, हाई एल्टीट्यूड पर चलते चले जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन टेंशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से जिन लोगों के फेस पर रेडनेस होती है उसकी भी ये अलामत होती है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब बहुत ज़्यादा हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसी के साथ क्या आ जाती है कि उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो एक मैकेनिज्म है प्रोडक्शन का वो स्टार्ट हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से चेहरे के ऊपर क्या होती है, रेडनेस होती है। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं बेटा। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर से मुराद ये हो गया, डेफिनेशन की बात करें कि द स्टडी ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर। अब बेटा, जो वाटर है वो दो तरह का होता है जो हमें मिलता है इस इन्वायरमेंट में। एक है ग्राउंड वाटर और एक है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर से मुराद ये है ऐसा पानी जो हम डीप वेल्स से खुदाई करके और कुएं बनाकर पंप्स के जरिए, मोटर्स के जरिए ज़ेरे ज़मीन से अपर साइड पर लेकर आते हैं अपने इस्तेमाल में। ठीक है, तो वो पानी जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, और ऐसा पानी जो होता है वो पीने के काबिल बहुत अच्छा होता है, यानी कि उसके अंदर उसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो पीने के काबिल क्यों है ज़्यादा, और पीने के लिहाज से अच्छा क्यों है। इसकी बेटा दो वजूहात होती है। एक कि वो ऑटोमेटिक ज़मीन की लेयर्स से फिल्टर होके ऊपर आ रहा है। दूसरी बात ये कि उसका ऑर्गेनिज्म के साथ टच नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं है, इस वजह से वो क्या शुमार किया जाता है, प्योर शुमार किया जाता है। और बेटा इसकी दूसरी किस्म जो है वो है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर से मुराद ये है कि जो कम गहरे कुओं में से निकाला जाए, चश्मों में से निकाला है, या कम खुदाई करके उस पानी को निकाल लिया जाए, तो वो पानी क्या कहलाता है, सरफेस वाटर। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर है उसके लिए तो सूटेबल होता है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होता। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो होता है वो क्या सूटेबल होता है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजो हैं, अल्जी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर कम या ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा स्ट्रेंथ में या कम स्ट्रेंथ में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब पानी जो होता है वो गंदा कैसे होता है, हम ये स्टडी करते हैं, इस बारे में हम पढ़ते हैं कि हाउ टू पानी कॉन्टेमिनेट किस तरह होता है, हाउ द वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड। तो बेटा ये एक वेब साइकिल है। देखिए हमारे पाकिस्तान में सेवरेज का सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर अगर किसी बंदे को डायरिया लग जाए, किसी को फूड बॉर्न डिजीज हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, तो वही जो गंदगी है हमारे वॉशरूम्स की वो हमारे सेवरेज सिस्टम के साथ टच करती है। जब वो सेवरेज सिस्टम के साथ टच करती है
तो फिर वही सेवरेज सिस्टम हमारे साफ पानी के साथ कनेक्टेड होता है, तो इस लिहाज से वो ऑर्गेनिज्म साफ पानी के अंदर एडअप हो जाते हैं। जब वो साफ पानी के अंदर एडअप होते हैं तो वही साफ पानी अगर कोई हेल्दी पर्सन इस्तेमाल करता है तो वही ऑर्गेनिज्म जो एक इंसान को इफेक्ट पहले कर चुके हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो इस लिहाज से ये चेंज चलती रहती है और एक वबा की सूरत इख्तियार कर जाती है अगर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाए। तो बेटा ये कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मली पानी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स के जीआईडी ट्रैक्ट से पानी के अंदर ट्रांसफर होती है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद बताया था कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या फ़र्क होता है। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जिस तरह के हम हैं। हम सर्दियाँ हो तो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियाँ हो तो पंखे और एसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सेम रखना होता है। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें एसर्शिया कोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, विब्रियो। अगर ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जीआईडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो ये पानी को कंटेमिनेट करने की सलाहियत रखती है, पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है। तो फिर ये इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो हेल्दी पर्सन्स को इफेक्ट करेंगे। और अगर वायरसेस की बात करें तो रोटा वायरसेस हैं, इंटेरो वायरसेस हैं और कॉक्सैक्यू वायरसेस हैं। ये वायरसेस भी जीआईडी ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स के और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू हेल्दी पर्सन्स को इफेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे प्रोटोजोआ है जिसमें जार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम है, जो कि ऐसे प्रोटोजोआज हैं जो हमारी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। आपने सुना होगा कि ये साफ पानी वाली सब्जी है, ये गंदे पानी वाली सब्जी है। तो जो गंदे पानी वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर जार्डिया का बहुत ज़्यादा लोड होता है। अगर उन वेजिटेबल्स को हम कच्चा इस्तेमाल कर लें, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कच्ची गोभी खाने की या कच्चा शलजम खाने की, मूलियाँ इस तरह खाने की, गाजरें खाने की, तो अगर वो जार्डिया से इन्फेक्टेड वाटर से पानी उसको लगा हुआ है और वो उससे ग्रो हुई है और वो हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर ले तो ये जार्डिया उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फूड पॉइजनिंग और डायरिया कॉज करता है, ठीक है। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। एसर्शिया कोलाई के ना डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। जिस तरह कोरोना वायरस आया था उसकी एक सिंपल कोविड-19 एक स्ट्रेन का नाम था, फिर एक सेकेंडली ओमिक्रॉन के नाम से भी यूरोपियन कंट्रीज में आई थी एक स्ट्रेन, ठीक है। उसको उसकी मॉडिफाइड फॉर्म थी। तो इसी तरह जो है वो ई कोलाई की भी एक स्ट्रेन है O157X7। ये बेटे ऐसी स्ट्रेन है जो कि एसर्शिया कोलाई की वाहिद स्ट्रेन है जो फैटल हो सकती है। अगर ये किसी को O157X7 का इन्फेक्शन हुआ तो हो सकता है कि अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। अब इसको किस तरह ऑब्जर्व किया गया, 2000 के अंदर गर्मियों के मौसम में कनाडा के 2 शहर ओंटारियो और वॉल्ट्रेटन के अंदर एसर्शिया कोलाई की वबा फैली, ठीक है। वो भी वजह यही बनी कि सेवरेज का पानी जो है वो साफ पानी के साथ मिक्स हुआ, तो उसके नतीजे में जो O157H7 है ये कंटेमिनेटेड वाटर से साफ पानी के अंदर ट्रांसफर हुई और तकरीबन 2000 के करीब लोगों को इसने बीमार किया और जिसमें से 7 जो है ऐसे पर्सन थे जो किल्ड हो गए, ठीक है। तो ये एक ऐसी इसकी स्पीशी है एसर्शिया कोलाई की जो कि फैटल हो सकती है। तो इसका रूट मैंने आपको बताया कि ये हमारे वॉशरूम से कंटेमिनेटेड वाटर सेवरेज सिस्टम और फिर क्लीन वाटर के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसकी आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका था ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर के लिहाज से और जनरल माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से। तो कल हम इसके मजीद टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है।